News 18 India। अखाड़ा की शुरुआत आज बंगाल और संदेशखाली से जुड़ी हुई खबरों से, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी संदेशखाली पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करेंगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर सकती हैं रेखा शर्मा। कई सारे कंप्लेंट्स डीजीपी के खिलाफ भी आए हैं। लोगों का कहना है और वहां के पीड़ित का कहना है कि जिन्होंने भी कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की उनको ही धमकाया गया, डराया गया और कंप्लेंट वापस लेने के लिए उनको उकसाया गया और कहा कि आप कुछ ना कहें। और बीजेपी का ये आरोप लगता रहा है कि उन्हें संदेशखाली जाने नहीं दिया गया। बता दें कि सुंदरबन इलाके में ये एक टापू इलाका है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत करीब है। आइए रेखा शर्मा जी क्या कह रही सुनते हैं। बिल्कुल रखा जाएगा। अब उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए, महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। अब वहीं बंगाल सरकार संदेशखाली पर उचित कार्रवाई करने का दावा भी कर रही है। बंगाल सरकार का कहना है कि वहां जो कुछ भी घटा है उसकी रिपोर्ट लिखाई गई है, अरेस्ट हुए हैं, एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं, तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जिनके ऊपर आरोप था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप है उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है तो कैंप भी बैठ रहे हैं। विक्रांत और आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। आशिका, इस वक्त आप कहां पर हैं? रेखा शर्मा जी तो चली गई हैं वहां पर, यह मामला अब उच्च न्यायालय भी पहुंचा गया है, कोर्ट के द्वार खटखटाए गए हैं, लेकिन वहां बंगाल सरकार का कहना है कि उन्होंने उचित कदम लिए हैं। क्या यह बात सही है कि उत्तम सरदार का असली नाम नूर आलम है? शिबू हाजरा ने कल ये मीडिया को बताया है। देखिए आनंद, फिलहाल संदेशखाली में ही हूँ और संदेशखाली 1 में हूँ। संदेशखाली ब्लॉक 2 जो कि नदी के उस पार है, वहाँ पर रेखा शर्मा गई हैं फिलहाल और जो पूरा इलाका है वहाँ घूम रही हैं, महिलाओं से वार्ता कर रही हैं। साथ ही साथ आपने जो गिरफ्तारी की बात की अभी, शिबू हाजरा ने जो कल बताया है उत्तम सरदार का असली नाम, उसे लेकर के कंफ्यूजन है। और अगर इसके साथ ही आपको बताएं कि 1 हफ्ते के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब भी जो प्रमुख आरोपी है शेख शाहजहां, वो कहाँ गायब है, इसे लेकर के फिलहाल अब भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इलाके की जो महिलाएं हैं वो अब भी ये कह रही हैं, हम अभी जो महिलाओं से बात करके आ रहे हैं आनंद, उनका ये कहना है कि ये गिरफ्तारियां कोई हमारे लिए कुछ खास नहीं है। जब तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं होता है तब तक हमें संतुष्टि नहीं है। साथ ही साथ ममता बनर्जी से कह रही हैं कि आए मुख्यमंत्री देख कर जाएं कि हम बाहरी लोग हैं या यहीं के निवासी हैं, क्योंकि सवाल उठा दिया था ममता बनर्जी ने विधानसभा में ये कह करके कि बाहर से लोग ला करके मुंह ढक करके बातें कर रहे हैं। इस पर खासा नाराजगी जो स्थानीय लोग हैं उनमें देखिए आशिका, कई सारे बयान आए हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा, जो ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने काफी एक्शन लिया है आशिका, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अगर कुछ जघन्य अपराध हुए हैं, क्या महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, तो उसका प्रूफ कहाँ है? ऐसे कहने वाले भी तृणमूल कांग्रेस के नेता है। और दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि बाहर से लोगों को लाकर कहा जा रहा है, तो स्थानीय लोगों का क्या कहना है और आप जिनसे मिलकर आई उनका क्या कहना है? क्या उनके साथ उत्पीड़न हुआ है? क्या वहां पर शेख शाहजहां, नूर आलम और शिबू हाजरा जैसे गुंडों का गुंडा राज चल रहा था संदेशखाली में? और क्या ममता इससे अनभिज्ञ थी? क्या उनको पता था? क्योंकि वो स्टेट की गृह मंत्री भी हैं।
देखिए, इतने लंबे समय से अगर ये सब होता रहा है, जो आरोप महिलाएं लगा रही हैं सच है, तो फिर बहुत चौंकाने की बात है कि कैसे पुलिस प्रशासन, किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। महिलाएं अब भी रो रही हैं, आज भी मुझे रोती हुई महिलाएं, डरी हुई तो कहीं लड़ाई करने के लिए तत्पर महिलाएं दिखी। कहा कि अब हमने जो आंदोलन शुरू किया है, जब तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं होता है तब तक इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और रो रो कर अपनी पूरी जो कहानी है, जो ये अत्याचार की दास्तां है, वो सुनाती हुई महिलाएं आज भी हमको मिली। रेखा शर्मा अब जब एनसीडब्ल्यू की तरफ से अंदर गई हैं तो जाहिर है कि उनको भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। आनंद, आशिका, आप हमारे साथ बने रहें, विक्रांत के पास भी जाएंगे, लेकिन महिलाओं का क्या कहना है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये महिलाएं एकजुट होकर बोलने लगी हैं संदेशखाली में। इससे पहले संदेशखाली से जुड़ा एक और टापुई इलाका है सोनाखाली, वहां पर भी इस तरीके की वारदात हुए हैं और ये मसला भी 2018, 19, 20 के समय में उठा था। अब संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं का क्या कहना, आइए आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, वही चलते हैं अखाड़ा में। 2012 से किसी ने बिल ही नहीं दे रखे, मीटर ही नहीं लगा रखा। ऐसे लोग अगर अब मीटर लगाने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये देखेंगे उसके आस पड़ोस की, उसकी गली में रहने वालों का क्या बिल आया, क्योंकि पड़ोसी तो सेम कैटेगरी के लोग हैं। ये भी, इसका भी लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रीसेटलमेंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों का बिल कैसे आ रहा है। तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है, जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पे बिल आ रहा है उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे, कहां हो सकती है? इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमियां तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी वाले आए, बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे, हम चेंजेस कर लेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20,000 लीटर से कम, तो 20,000 लीटर से कम अगर हो गया तो उसके 5-7 साल का सारा बिल माफ हो जाएगा। और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंटरेस्ट माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग 10.5 लाख में से 90% से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20,000 लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा, बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जल बोर्ड दुखी हो रहा है, क्योंकि जल बोर्ड के 10.5 लाख कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे। वो हर बार फर्जी बिल रेज कर रहे हैं, हर बार अपने खातों में दिखा रहे हैं। जल बोर्ड का रेवेन्यू फंसा हुआ है। जल बोर्ड का अगर 20,000, जितने 90% लोगों के बिल माफ होंगे, जल बोर्ड को उतना पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार रिइंबर्स करती है सारी सब्सिडी। तो जल बोर्ड का रेवेन्यू आ जाएगा। जल बोर्ड का रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपए आज लॉक हो गया इसके अंदर। इतनी अच्छी स्कीम है ये, जैसा इन्होंने बताया 13 जून पिछले साल 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था और इसे तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। 8 महीने हो गए, आज 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते करते, लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति ये है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी। इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पे अपने कमेंट्स देने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है, उसने फाइल पे लिख दिया फाइनेंस सेक्रेटरी ने मैं कमेंट्स नहीं देता। मैं बिदूरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो, जरा सिखाओ अब उसका क्या करें हम। तो मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट्स नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंट्स नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और भी अफसरों को बुलाया, इन मंत्रियों ने, इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा।
तो अध्यक्ष महोदय, आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक दो सीनियर मोस्ट IAS अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए। आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है। एक IAS अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा। फूट फूट के रोने लग गए, बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है? कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो। ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी, इसलिए ये इतना लड़ रहे हैं। सर्विसेज करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं ये? नीयत खराब है इन लोगों की। सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज, इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ईडी CBI छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को? ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले दुखी हैं। दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसा परसों मैंने बताया था किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी। किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए, पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के लिए रेंट नहीं पे किए। मोहल्ला क्लिनिक कई किराए पे चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने, MTS कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासेस दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं। और अब ये इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी इन्होंने बिदुड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते बिदुड़ी जी, राजनीति एक तरफ है। आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के LG हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया।